नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं स्टेट पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग। यह RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिलेबस के अंदर है। साथ में ही RS प्री और RS मेंस 2023 के जो एस्पायरेंट्स हैं वो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्री में भी है और मेंस में भी है। तो RS और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर ये टॉपिक तैयार करना है तो इस वीडियो के अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से RS प्री के अंदर तो क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में मेंस के अंदर जो 5 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो पहले मैंने स्टेट पॉलिटी के जो 4-5 कमीशंस हैं वो पहले डाल रखे हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। इस वीडियो के बाद में जो है राजस्थान हिस्ट्री का एक वीडियो आने वाला है, अपलोड होने वाला है, और साथ में ही एक आर्ट एंड कल्चर का जो वीडियो है वो आने वाला है। साथियों, विश्वास रखिए ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। अगर आप इनको देख लेते हो तो आपको कुछ और सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3-4 जो प्रमाणिक किताबें होती है वहाँ से बनाए गए हैं। चलो बिना देरी किए भी इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जो आज का अपना टॉपिक है वो है राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा टॉपिक है? राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखो, जो चीज़ें काम की हैं अपन उन चीज़ों के ऊपर ही विशेष चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके बारे में जहाँ से जो चीज़ पूछी जाती है वही बात करते हैं कि मानवाधिकार जो है इसके अंतर्गत व्यक्ति को, नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और विकास संबंधी अधिकार जो है उसको मिले हैं। मतलब वो इन 3 से 4 दृष्टिकोण के तहत अपने जो व्यक्तित्व का है वो विकास कर सकता है और एक्टिविटी कर सकता है। अब देखो, इसके बारे में सबसे पहले जो चर्चा हुई थी वो थी UNO की आर्थिक सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी आर्थिक व सामाजिक परिषद जो है वहाँ पर 1946 के अंदर श्रीमती एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता के अंदर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था कि व्यक्तियों को गरिमामय जीवन जो है वो देने के लिए कोई ऐसा कमीशन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी एक अपनी डिग्निटी होती है, एक गरिमा होती है। तो उस गरिमा को बनाए रखने के लिए ये आयोग जो है बनाया गया था। UN महासभा ने इसको 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए ही 10 दिसंबर की डेट ध्यान रखना, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मानवाधिकार जो आयोग का गठन किया गया था, इस कंसेप्ट को UN असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को एक्सेप्ट किया था। मानवाधिकार जो दशक है वो 1995 से 2004 का जो दशक है उसको UNO ने मानवाधिकार दशक भी घोषित किया था। अब भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर जो है 28 सितंबर 1993 को, देखो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हिसाब से डेट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सिलेबस में है। 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया गया था। और इस अधिनियम की धारा 2 के अंदर, कौन सी धारा है? 2 के अंदर, ये भी ध्यान रखना, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है इसकी धारा 2 के अंदर मानवाधिकार की क्या दी गई? परिभाषा दी गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब आगे अपन बात करते हैं 10 अक्टूबर 1993 को न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में भारत का पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन RS प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा सकता है कि 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो दिल्ली के अंदर रखा गया। अब बात करते हैं कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके बारे में। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत एक्ट तो ये था 1993 वाला, लेकिन स्टेट्स जो थे उन्होंने, राजस्थान ने थोड़ा लेट इसको गठित किया। तो 21(1) के तहत जो है राज्यों के गठन करने का प्रावधान था। तो 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ।
और मार्च 2000 से ये क्या हुआ, क्रियाशील हुआ। गठन कब हुआ था, 18 जनवरी 1999 को, लेकिन ये फंक्शनिंग या एक्टिव मोड में कब आया, मार्च 2000 को। इसके जो सदस्य थे शुरू में 1+4 का कोरम था, एक अध्यक्ष और बाकी 4 सदस्य होते थे। 2006 के अंदर जो है इसके अंदर ये अमेंडमेंट किया गया, 1+2 का कोरम जो है वो रखा गया। कार्यकाल की बात करें तो धारा 29 में इसका कार्यकाल मिलता है। पहले इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक का था, लेकिन 2019 के अंदर जो है केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया गया। अब जो है 5 वर्ष की जगह जो आयु रखी गई है वो 3 वर्ष रखी गई है, मतलब 3 वर्ष का कार्यकाल है और अधिकतम आयु जो है वो 70 वर्ष हो सकती है। तो 5 70 की जगह 3 70 की कंसेप्ट ध्यान रखोगे। और एक संशोधन और किया गया था, 2019 से पहले जो ये मानवाधिकार आयोग होता था, इसका जो अध्यक्ष बनता था वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बनता था। कौन बनता था, भी सेवानिवृत्त, जैसे कोई भी हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस होता था वो अध्यक्ष बनता था। लेकिन 2019 में ये संशोधन कर दिया कि अब चीफ जस्टिस की ज़रूरी नहीं है, कोई भी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है किसी भी उच्च न्यायालय से, कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो ये अमेंडमेंट है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इस आयोग का जो गठन है, इस आयोग का गठन धारा 21 के तहत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष पहले उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश था, लेकिन 2019 के अंदर क्या किया गया, अब सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं मिलता है तो न्यायाधीश जो है उस न्यायालय के अंदर कोई भी न्यायाधीश हो जो सेवानिवृत्त हो चुका हो वो भी अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य की बात करें, सदस्य कौन बन सकते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो, और जिला न्यायाधीश के रूप में जिसको 7 वर्ष का अनुभव है वो इसके सदस्य जो हैं वो बन सकते हैं। साथ में ही एक सदस्य ऐसा बनाया जा सकता है जिसे मानवाधिकारों का ज्ञान हो, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हो और मानवाधिकारों के बारे में एक अच्छी जानकारी रखता है। तो अगर इस सदस्य को नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति से पूर्व मुख्य न्यायाधीश से क्या किया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा, बाकी नियुक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियुक्ति को लेकर के, तो गठन तो धारा 21 में था, ये ध्यान रखना। मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21 में था, लेकिन अब जो इसके सदस्यों की, अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है, वो नियुक्ति के लिए धारा क्या है, 22। नियुक्ति की जो कमेटी होती है वो धारा 22 के तहत आती है। ये कमेटी जो है राज्यपाल के द्वारा गठित की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर जो मतलब अध्यक्ष और सदस्यों का जो मनोनयन करना है, इसकी नियुक्ति जो एक कमेटी करती है वो कमेटी राज्यपाल के द्वारा गठित की जाती है। इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जो मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी गठित की जाती है, उस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। साथ में ही जो उस कमेटी के अन्य सदस्य होते हैं, एक तो विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होगा, ठीक है, सदस्य के रूप में, गृह मंत्री शामिल होगा सदस्य के रूप में, और विपक्ष का नेता भी शामिल होगा सदस्य के रूप में। अगर किसी राज्य के अंदर द्विसदनीय विधायिका है, मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो वहाँ पर उस विधान परिषद का सभापति और विपक्ष का नेता ये इसमें शामिल होंगे। और मोटे तौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, ये 4 को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, किस प्रकार से वो त्यागपत्र दे सकते हैं, किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है। तो धारा 23 के अंदर ये वर्णन किया गया है कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय अगर राष्ट्रपति के निर्देश के ऊपर, राष्ट्रपति निर्देश देता है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कदाचार मतलब गलत आचरण, अक्षमता मतलब योग्य नहीं है, दिवालिया या वेतनिक पद, कोई भी लाभ का पद धारण किए हुए हैं, या मानसिक व शारीरिक रूप से विकृत व्यक्ति को इस पद से हटा सकती है। दुर्बलता भी हो सकती है। राष्ट्रपति जो है इसको जांच देगा सुप्रीम कोर्ट को, और जांच के लिए जो आर्टिकल है वो है 145, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें अध्यक्ष व सदस्यों की जो पदावधि है, मतलब अध्यक्ष और सदस्य जो हैं उनकी पद की अवधि या कार्यकाल कितना होगा, तो धारा 24 के अंदर जो है कार्यकाल की बात करते हैं। देखो साथियों, यहाँ आपको ध्यान रखना है, 21 के अंदर क्या है, गठन है, 22 के अंदर क्या है, सदस्यों की उनकी नियुक्ति हो जाएगी,
23 की बात करें तो 23 के अंदर नियुक्ति के बाद उनको हटाया भी जा सकता है, और 24 के अंदर बात करें तो कितना कार्यकाल होना चाहिए। ये आपको जो है धाराएं भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें देखो कि इनकी नियुक्ति के बारे में, पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की कॉन्सेप्ट थी कि 5 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है या अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष हो सकती है, और पुनर्नियुक्त का प्रावधान तो वैसे था ही नहीं इसके अंदर। लेकिन 2019 का जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत 5 वर्ष की जगह अब क्या कर दिया है, 3 वर्ष कर दिया। पहले कितना था, 5 था, लेकिन अब अधिकतम जो है 3 वर्ष तक व्यक्ति इस पद को धारण कर सकता है, और अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष की पहले भी थी और अब भी थी। और अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त के संबंध में पहले क्या था कि अध्यक्ष जो है उसको पुनर्नियुक्त मतलब नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब ये प्रावधान जो है ये अब हटा दिया है, ठीक है ना। तो अध्यक्ष दोबारा भी वापस बन सकता है दूसरे कार्यकाल के लिए भी, तो ये प्रावधान जोड़ दिया गया है, ठीक है, पहले ये नहीं था। अब बात करें 26 में सदस्यों की सेवा शर्तें हो गई, 27 के अंदर जो इसके सचिव और कर्मचारी हो गए, और आयोग की अधिकारिता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो आयोग है, इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट की। और फिर ये जैसे इसको जो भी शिकायत मिली है 7 दिन के अंदर जो है इस कमीशन के समक्ष जो है ये शिकायत प्रस्तुत की जाती है, और फिर आयोग आगे क्या कर सकता है, मतलब जैसे जो भी शिकायत भेजी गई है 7 दिन के अंदर, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो इसकी हायर अथॉरिटी के समक्ष जो शिकायत रखते हैं। और अब जैसे यहाँ कुछ चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है कि ये तो जैसे मैंने बता दिया कि 7 दिन के अंदर जो प्राप्त शिकायतें हैं वो आयोग के सामने रखी जाती है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी आयोग जो है वो जांच नहीं कर सकता, तो किन किन मामलों की जांच नहीं कर सकते उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो देखो ये मैंने बना रखा है, सबसे पहला है ये वाला कि कोई भी दूसरे राज्य के जो आयोग है उनके अगर ये मामला चल रहा है वहाँ से क्लियर नहीं हुआ है, तो दूसरे आयोग के समक्ष, जैसे राजस्थान से पहले कोई मामला, राजस्थान का कोई मामला पहले गुजरात मानवाधिकार आयोग में चल रहा है, तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले से वो किसी एक ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसके अंदर मामला चल रहा है। दूसरा, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला है, अगर वो 1 वर्ष से अधिक समय का है तो उसकी जांच नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब अगर पूछे आपको कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है कितने वर्ष पुराने मामले को नहीं सुन सकता, तो 1 वर्ष से अधिक अवधि का अगर कोई मामला है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उसको नहीं सुन सकता। सेना से संबंधित कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है तो उसको नहीं सुन सकते। और अस्पष्ट शिकायतें हैं या जो शिकायत की है उनमें कोई नाम नहीं है या शिकायत की जो प्रकृति है वो तुच्छ है, तो ऐसी शिकायतों की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं आयोग के कार्य के बारे में। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग को सजग प्रहरी या वॉच डॉग भी कहा जाता है, और यहाँ पर धारा 12 के अंदर इसकी कार्य व शक्तियाँ दी हुई है। और मानवाधिकार ये क्या क्या कर सकता है, तो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है, मैं कहीं पर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसकी जांच कर सकता है। ये जांच कब कर सकता है, या तो कोई व्यक्ति इसको शिकायत करे कि वहाँ पर जो है मानवाधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, आप जांच करें, या फिर ये स्वप्रेरणा से भी जांच कर सकती है। शिकायत की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मतलब ये कह सकते स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। फिर बात करते हैं न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है ना। साथ में ही मानवाधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी प्रावधानों की समीक्षा और प्रभावशाली बनाने हेतु सिफारिश कर सकती है कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बने गए हैं उन अधिनियम की समीक्षा कर सकती है कि वर्तमान समय में वो अधिनियम कितने प्रासंगिक है, अगर नहीं है तो क्या सुधार किया जाना चाहिए, इस संबंध में राज्य सरकार को जो है ये अपनी सिफारिशें दे सकती है। फिर बात करें मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों की जांच व कारणों की समीक्षा, भाई कौन कौन से मामलों में जांच हो रही है और मानवाधिकार उल्लंघन कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या कारण है, और आतंकवाद के मुद्दे पर भी ये अपने विचार जो हैं वो रख सकते हैं। साथ में ही जेलों व बंदी गृह का अवलोकन कर सकते हैं और वहाँ पर अगर कोई सुधार चाहते हैं तो उसके लिए सुझाव दे सकते हैं। मानवाधिकार संरक्षण हेतु अन्य संगठनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं अनुसंधान के लिए। साथ में ही
मानवाधिकार संरक्षण व उपयोग में बाधा डालने वाले कारकों का अध्ययन, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं वो मानवाधिकार के उल्लंघन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उनकी भी ये क्या कर सकती हैं, अध्ययन कर सकते हैं। विशेष ध्यान इनको कहाँ रखना है इसके बारे में भी देख लेते हैं। विशेष ध्यान रखने जैसी क्या चीज़ें हैं, अगर कहीं पर पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई है तो वहाँ पर इनको विशेष जांच करनी पड़ेगी। अवैध हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, पुलिस उसको प्रताड़ित कर रही, तो उस मामले की भी जांच इनको करनी पड़ेगी। बाल संप्रेषण गृह, जहाँ बाल सुधार गृह होते हैं, उनकी भी जांच। मानसिक अस्पताल, जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, और जैसे बलात्कार, दहेज, मृत्यु, एनकाउंटर, ये मुद्दे हैं, इनकी जांच कर सकती है। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी की भी जांच जो है विशेष रूप से इनको करनी होती है। अब बात करें आयोग की शक्तियों को लेकर के, तो धारा 13 के अंदर इसकी शक्तियों के बारे में और बात की गई है, और 1908 की शक्तियाँ जो हैं वो इसको मिली हुई है, सिविल कोड वाली, वो ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शक्तियाँ क्या है ये आपको ध्यान रखना। पहली शक्ति ये है, गवाहों को समन हाजिरी हेतु बाध्य कर सकती है। कोई भी व्यक्ति है जो मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दोषी है, तो या जैसे कोई गवाह है, तो उनको ये समन जारी कर सकती है बुलाने के लिए कि आप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो। दस्तावेजों का पता लगाना, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकती है कहीं पर भी। और शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण कर सकती है, मतलब किसी भी व्यक्ति से जो है वो शपथ पत्र के ऊपर ये लिख सकती है, अगर कोई दोषी है तो उससे ये लिखवा सकते हैं मानवाधिकार संबंधित जो भी चीज़ें हैं। फिर किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सरकारी अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है कोई मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित, या कोई कार्यालय के अंदर ऐसा मामला है, तो ये वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं कि अभी तक इस केस के अंदर क्या प्रगति हुई है, क्या प्रोग्रेस है, उसकी रिपोर्ट ये मंगवा सकते हैं। कार्य प्रणाली की बात करें, सिविल कोर्ट जैसे अधिकार मैंने बता दिया, खुद का जांच दल होगा, न्यायिक चरित्र होगा, और इनकी सिफारिशें जो हैं वो क्या है, सलाहकारी है, ये ध्यान रखना, बाध्यकारी नहीं है। जैसे अगर आपको आएगी इसकी शिकायतें जो सिफारिशें हैं, क्या वो बाध्यकारी हैं? नहीं है। तो कैसी हैं? वो परामर्शकारी हैं या वो सलाहकारी है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। साथ में अगर पूछे कि मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार इसको है, बिल्कुल नहीं, ये दंड नहीं दे सकती है, ये जांच कर सकती है, ठीक है ना। फिर ये देखो विशेष के अंदर कुछ चीज़ें हैं। प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो कांता भटनागर जी बने थे, मैडम थी ये, ठीक है ना, 23 मार्च 2000 से ये 11/8/2000 को। दूसरे जो हैं सगीर अहमद बने थे। तीसरे NK जैन। चौथे प्रकाश टाटिया 2019 के अंदर। फिर कार्यवाहक के रूप में HR कुडी बने थे। वर्तमान के अंदर जो है गोपाल कृष्ण व्यास अध्यक्ष के रूप में है, और एक सदस्य महेश गोयल है। ये इसकी कार्य प्रणाली है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रख लेना। फॉरम B के अंदर जो है अस्वीकृत, जो भी आवेदन अस्वीकृत किए जाते हैं वो फॉरम B के साथ में, ठीक है। ये अध्यक्ष से क्वेश्चन आता है, तो ये मैंने दोबारा लिख रखे हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं, पहले तो थे कांता भटनागर जो अभी मैंने बताया, 23 मार्च से 11/8/2000 तक। ये पहले मद्रास हाई कोर्ट की क्या थी, जज थी, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। कांता भटनागर जो है पहले मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद में यहाँ पर इनको प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। दूसरे जो हैं सैयद सगीर अहमद 2001 से 2004 तक, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश थे, साथ में ही जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश में भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा जो है वो है नगेंद्र कुमार जैन, NK जैन भी कहा जाता, 2005 से 2010। ये हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त भी रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। RPSC आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती हैं कि निम्न में से कौन से राज्य मानवाधिकार राजस्थान या राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो हिमाचल प्रदेश में भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो वो है नगेंद्र जैन। साथ में ये कर्नाटक व मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सदस्य के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। प्रकाश टाटिया हैं 2016 से 2019, झारखंड हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, साथ में ही राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर भी न्यायाधीश रहे हैं। फिर वर्तमान के अंदर जो है वो गोपाल कृष्ण व्यास हैं 2021 से,
और ये राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो प्यारे साथियों, ये जो है आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है आपके टॉपिक हैं, इसके अंदर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को इस टॉपिक से देख लिया, मतलब ये जो टॉपिक है इस वीडियो से कर लिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दूसरी कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों से एक ही अपील है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जो मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसका लिंक ज़रूर भेजें। जितने आप लोग अधिक से अधिक जुड़ोगे, यकीन मानो 6 से 7 वीडियो जो है मैं बना करके डाल दूँगा। और मेरे जो नोट्स हैं वो इतने रामबाण हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। RS प्री के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एक क्लास की चीज़ है। इसीलिए आप लोग भरोसा रखें। एक बार आप लोग ये वीडियो देख करके फिर जो क्वेश्चंस आए हुए वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनके अंदर सारी चीज़ों का समावेशन जो है कर रखा है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये जो जानकारी है पहुँचाएँ। अभी कुछ ही समय में आपको जो है एक राजस्थान के इतिहास का वीडियो और एक कला संस्कृति का वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा, जो RS प्री 2023 और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन उन टॉपिक से आना तय है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा आशावादी रहें, सकारात्मक रहें और अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।